नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। दस्तक में शुरुआत एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से हम कर रहे हैं जो बिहार से आ रही है। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का पत्ता कट गया है। जेडीयू से उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिल पाया। रिटायरमेंट से 5 महीने पहले गुप्तेश्वर पांडे ने डीजीपी के पद से वीआरएस लेकर जेडीयू ज्वाइन कर ली थी और ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू की तरफ से चुनाव मैदान में उतरेंगे और जेडीयू उन्हें मैदान में उतारेगी। लेकिन जेडीयू की लिस्ट में गुप्तेश्वर पांडे का नाम नहीं दिखाई दिया। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि गुप्तेश्वर पांडे बक्सर से चुनाव लड़ सकते हैं। यहां तक कि उन्होंने इशारों में कई बार इसका जिक्र भी किया है। बक्सर की सीट बीजेपी के खाते में चली गई है। बीजेपी के उम्मीदवार परशुराम चतुर्वेदी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। हम आपको ये भी बता दें कि 11 साल पहले भी गुप्तेश्वर पांडे ने नौकरी छोड़ दी थी। बीजेपी के टिकट पर बक्सर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उस समय भी पेच फंस गया तो दोबारा उन्होंने आईपीएस की नौकरी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला। और आइए अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस की पीड़िता के परिवार को इंसाफ देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने की। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़िता के पिता से बात की और इंसाफ और सुरक्षा का भरोसा दिया था। आज पीड़िता के घर पर सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं, मेटल डिटेक्टर लगा दिए गए हैं, पुलिस तैनात कर दी गई है और इस 3 लेयर सिक्योरिटी के बावजूद पीड़िता का परिवार गांव छोड़कर जाना चाहता है। आखिर क्यों? हाथरस की पीड़िता बेटी के घर पर सीसीटीवी कैमरे लग गए ताकि आने जाने वालों पर नजर रखी जा सके। हमारे ये भी निगरानी में रहेंगे, जो कि आता नहीं जाता है, कौन संदिग्ध है कौन है, सबको जानकारी देख के पता आ जाएगा। ये सही है। आप लोग अभी तक की सुरक्षा से संतुष्ट हैं? सुरक्षा ठीक है? हाँ, सुरक्षा ठीक है। जो भी आएगा, जो भी बाहर से आ सकता है या कहीं से भी, तो वो उसमें पता चलेगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। सही रहेगा ये सब। मेटल डिटेक्टर लगा दिया गया ताकि परिवार की सुरक्षा में कोई चूक न रहे। घर पर चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा बिठा दिया गया ताकि पीड़ित परिवार के खिलाफ साजिश का कोई परिंदा भी पर न मार सके। क्या अब जो सुरक्षा दी गई है, अब आप लोग उससे संतुष्ट? हाँ, अब तो संतुष्ट हैं। क्या कहते हैं, हमें सुरक्षा अच्छी मिल रही है। हाथरस कांड ने सिर्फ हाथरस को ही नहीं, उत्तर प्रदेश को ही नहीं, बल्कि समूचे देश को दहला दिया था। इसीलिए पीड़िता के परिवार के लिए सुरक्षा के वो इंतजाम किए गए हैं कि उनका कोई बाल तक बांका न कर सके। अब सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा घर पर बढ़ा दी गई है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि सीसीटीवी कैमरा भी इंस्टॉल किया गया है। एक कैमरा घर के अंदर है और दूसरा जिस रास्ते से लोग इधर आते हैं उस रास्ते पर भी सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है और इससे पूरी निगरानी की जाएगी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर करने के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था यहाँ रखी गई है। यहाँ पे एक मेटल डिटेक्टर इंस्टॉल किया गया है ताकि परिवार में जो भी हो पहले उसकी अच्छी कोई भी जाने का प्रयास करे, उसके अच्छे से जांच हो सके और साथ ही साथ परिवार के कंसेंट, उनकी अनुमति के बाद ही यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पे सीसीटीवी लगवाए जा रहे हैं और ताकि अगर कोई ऐसा तो ना हो कि अनाधिकृत रूप से कोई उनके घर में घुसने का प्रयास करे। अगर ये सुरक्षा इतनी ही बड़ी और कड़ी है तो फिर पीड़िता का परिवार अपने ही गांव में क्यों डरा हुआ है? पीड़िता का भाई कह रहा है कि गांव में एक तरफ हर कोई इंसाफ की बात कर रहा है और दूसरी तरफ कोई चाय पानी के लिए भी नहीं पूछ रहा। लड़की की मौत हो गई तो अंतिम संस्कार कैसे का? वो यहाँ पे एक भी नहीं आया पूछने के लिए आप भूखे हो, प्यासे हो, कैसे रह रहे हो। कोई भी चाय तक के लिए नहीं पूछने आया यहाँ पे। उनको पता है कि आदमी कैसा था प्रकाश, उनके बच्चे कैसे थे और ऐसा उनके साथ हुआ कैसे, ये लोग पूछने भी नहीं आए गाँव के। पीड़िता के परिवार वालों का ये भी कहना है कि बेटी उनकी मरी, अन्याय उनकी बेटी से हुआ, इंसाफ का इंतजार उनको है, लेकिन पंचायतें हो रही हैं आरोपियों के लिए। ऐसे में कैसे रहेंगे वो उस गांव में जहां उनकी दुनिया उजड़ गई? तो दहशत तो रहेगी, चूंकि इतना बड़ा कांड करने के बाद भी हमारे ऊपर इतने आरोप लग रहे हैं, तो दहशत तो है हमारे अंदर। तो कहाँ जाएंगे अब? क्या है आपके सामने, कहाँ जाने का रास्ता है? कहीं भीख मांगेंगे, खाएंगे, क्या है? गरीब आदमी है, हमें भीख मांगने में, खाने में कोई
ऐतराज नहीं है। हमें मेहनत भी करनी है, हमें तो मेहनत करे भी खानी है और यहाँ भी खा रहे। 29 सितंबर को हाथरस की निर्भया की मौत हो गई थी। उसके बाद उसके गांव में आक्रोश की चिंगारी उठी, सियासत का भूचाल आया। इन सब के बीच अगर पीड़िता के परिवार वाले डरे हुए हैं तो इसके कारणों में एक कारण तो ये है कि आरोपियों के लिए 2-2 बार पंचायत हो चुकी है। दूसरा कारण उनका ये आरोप है कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं और उन्हें डराया जा रहा है। तीसरा कारण परिवार की ये सोच है कि अगर सांसद पर स्याही फेंकी जा सकती है और भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर को धमकी मिल सकती है तो उनकी क्या हैसियत है। चौथा कारण पीड़ित परिवार का ये आरोप है कि उनका सामाजिक बहिष्कार हो चुका है। गांव का हालात अब इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि पूरा सब लोग इकट्ठे होकर दबाव पूरी तरह से हम कर रहे हैं, हर तरीका से मोड़ दे रहे हैं। तो इस गांव में हमें रहना बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा हर तरीका से तरह के अफवाह उड़ा रहे हैं। ऊपर से ऊपर मारने की धमकी दी जा रही है छोटे भाई को। जब एक संदीप नहीं रहेगा तो दूसरा संदीप कैसे रह पाएगा, ये भी हमने सुना जा रहा है। सरकार कहती है कि उसके लिए न्याय की तराजू पर दोनों पलड़े बराबर है, लेकिन पीड़ित परिवार कहता है कि ये न्याय कैसा हुआ जहां आरोपी और पीड़ित दोनों के लिए पलड़े बराबर कर दिए जाए। और यही वजह है कि अब परिवार ये साफ कहने लगा है कि उसे गांव में डर लगता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पीड़िता के परिवार को अपनी तरफ से मदद का भरोसा दिया है। इसमें एक नौकरी, एक घर और 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद है। इसमें 25 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। अब परिवार चाहता है कि उसे घर मिले तो जरूर, लेकिन कहीं शहर में। हाँ, सोच रहे हैं कि कहीं हम अपनों को नाते रिश्तेदारी में या कहीं अपनों देखेंगे, अपने 2 रोटी को साधन तो बनाना पड़ेगा। पीड़िता के परिवार वालों को इस बात से भी डर लग रहा है कि जब माहौल ठंडा पड़ेगा तब उनकी हिफाजत कौन करेगा। आखिर डीएम साहब पहले ही धमका चुके हैं। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। ठीक है? अब आपकी इच्छा, आपको बार-बार बयान बदलना नहीं बदलना है। अभी हम भी बदल जाए, चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे। इस धमकी भरे वीडियो के सामने आने के बावजूद हाथरस के डीएम का बाल तक बांका नहीं हुआ। ऐसे में परिवार का डर इंसाफ के आगे एक सवालिया निशान बन गया है। राजेश सिंघल के साथ कुमार कोणाल, हाथरस, आज तक। हाथरस में पीड़िता के परिवार का डर है तो उस डर के खिलाफ पूरे गांव से एकजुटता की आवाज आ रही है। हाथरस के लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं, इंसाफ पीड़िता के लिए, इंसाफ हर बेगुनाह के लिए। हमारी साथी श्वेता सिंह ने लोगों से बातचीत की है, आप भी सुनिए हाथरस की आवाज आज तक के साथ। हाथरस में हम लगातार मौजूद हैं। गांव जो अलग अलग हैं, वो अलग अलग पहलू, अलग अलग पक्ष, हर आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं। इस समय गांव की सारी महिलाएं हमारे साथ हैं। जो कुछ चल रहा है यहाँ पर, उसमें आप लोग को न्याय चाहिए। एक लड़की की जान तो गई है, अब आप लोग क्या चाह रही हैं? चाहे रहा क्या, लड़का सही हो करो। मतलब ऐसा है कि जो सभी जाति की बच्ची अपनी बच्चियों के बराबर है, और हकीकत ये निकल के आनी चाहिए कि ये कैसे बच्ची खत्म हुई है, और हमें न्याय चाहिए। निर्दोष आदमियों को बरा किया जाए। मतलब अगर निर्दोष हैं तो उनको छोड़ना चाहिए। यहाँ पर कैसा रिश्ता रहता है? सब आते जाते हैं, उठते बैठते? बहुत अच्छा संपर्क रहता है यहाँ पर बच्चों को। जैसे हमारी बच्ची है, जैसे वो भी बच्ची है। बच्चों में समाज में एक ही तरह बोलना चाहिए। और देखो ऐसा है कि हमारे बच्चे भी, वो भी हमारे बच्चे हैं, उनको जरूर न्याय मिलना चाहिए। है जांच जरूरी है इसमें? जरूरी है जांच, जरूरी है जांच। जिसने किया उसको जांच मिले, सजा, और जो निर्दोष है उसे छोड़ दिया जाए। आप लोग सब आना जान प्रेम पूर्वक पूरा सब अपने ही है, कोई गैर नहीं है, पर लड़का लड़की को न्याय होना चाहिए जरूर। तो ये बच्चे भी तो पढ़ते होंगे, तो सब जाति सब धर्म के बढ़ते होंगे? सब, कोई भेदभाव नहीं है, सब एक ही है, कोई भेदभाव नहीं। हाँ, बिल्कुल ना। आज आप लोग सब देख रहे हैं कि एक लड़की की जान वहां पर गई है, तो
आप लोग के मन में उठता है कि सबके साथ न्याय चाह रहे हैं? हाँ, सबके साथ। उस दिन रात में जैसे कि लड़की का बॉडी जला दिया, लड़की के घर वालों को नहीं बताया, ये सही था आपके हिसाब से? नहीं, इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा? नहीं हुआ था, जैसे अब हुआ है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। आप शादी करके कब आई यहाँ पे? मुझे 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। 5 साल में आपने यहाँ पर ऐसा कुछ कभी नहीं, मैंने कभी नहीं देखा यहाँ पे। आपने कभी ऐसा कि कुछ जातीय नहीं, कभी नहीं देखा ऐसा यहाँ पे। सीबीआई की जांच की बात हो रही है या फिर उस सच वाला जो वो होता है नार्को टेस्ट होता है, उसके लिए सब तैयार हैं? किसी को तैयार होना चाहिए, उन्हें सबके लिए इंसाफ तो मिलना चाहिए ना। तो आपको लग रहा है कि लड़की के परिवार वालों को भी करवाना चाहिए? सबको करना चाहिए ना, लड़के के परिवार को भी करवाना चाहिए, लड़के को भी परिवार को भी करना चाहिए। लड़कियों के माहौल में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, कभी नहीं दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं। सभी अच्छी तरह पढ़ने जाते हैं, वापिस आते हैं, चंदपा तक पढ़ने जाते हैं, हाथरस तक पढ़ने जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, यहाँ सब अच्छा है। हाँ, इस मामले में ये बताइए कि इस मामले में शुरू से तो एफआईआर हो गया था, हाँ, पहले से मामला दर्ज हो गया था। आपको लगता है कि पुलिस सबके साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? नहीं, पुलिस ने तो बहुत साथ दिया, पुलिस ने साथ देती तो बहुत बड़ा दंगा हो जाता है। जैसे जैसे ये सामने आता है कि मॉरिशस से फंडिंग आई, किसी दूसरे देश से आई, पीएफआई का नाम सामने आता है और गिरफ्तारियां होती हैं, तो इनका विश्वास पक्का होता है। आज 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया। अब कहा गया एसआईटी अभी नहीं सौंपेगी सीएम को, बल्कि 10 दिन और, क्योंकि इस मामले में पेच बहुत सारे हैं। बिल्कुल, बहुत सारे पेच हैं, कई एंगलों से जांच हो रही है और जल्दी ही सच सामने आएगा। हम तो ये पहले से ही कह रहे हैं कि यहाँ कुछ लोगों द्वारा साजिश की गई है। और जो अभी बता रहे 10 दिन या 20 दिन, जितना भी टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं हमको, वो तो जांच ढंग से हो जाए। अभी जैसे 10 दिन बढ़ा दें तो करो, सीबीआई जितनी जल्दी हो सके वो करे। और ये जांच होनी ही चाहिए किसी भी तरीके से। आप लोगों को ये नहीं लग रहा? देखिए, क्योंकि जो लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि गाँव में कुछ हिस्से हैं जो आरोपी के साथ जाकर खड़े हो गए हैं, तो आपको इस बात पर एतराज नहीं है कि लंबी जांच यानी उतने समय तक आरोप? आपको जल्दबाजी है या आपको लग रहा है कि बस न्याय मिले, बाकी कुछ हो? मैम, न्याय सबसे मेन मोटिव है कि न्याय मिलना चाहिए। एक निर्दोष फंसने से अच्छा है 10 गुनहगार छूट जाए, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। और जांच सीबीआई की होगी, चाहे कोई भी किसी के साथ भी खड़ा हो, सीबीआई अपनी निष्पक्ष जांच करेगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे वो सबको मानने पड़ेंगे। दंगा फैलाने की साजिश, ये तो मतलब ऐसा है, हमारे यहाँ किसी तरह कोई माहौल में कोई वो नहीं थी। जब झगड़ा हुआ है तो लड़की की रिपोर्ट ली है, सब काम हुआ है, लेकिन ये नेताओं के द्वारा कि जिसमें बवाल बनाया जाए। हमारे समाज ने जैसे ये दंगा हुआ है, बच्चों की बात हुई है तो बच्चे भी हाजिर हुए हैं तुरंत। प्रशासन ने तो अपना काम किया है यहाँ पे, बस बात हुई है पॉलिटिकल पार्टीज ने यहाँ के पॉलिटिक्स की है। कार्रवाई शुरू से हुई? हाँ, शुरू से कार्रवाई हुई है। बच्चे भी 22 तारीख को हाजिर हो गए। उसमें जो भी 4 बच्चों का नाम लिया है, चारों ही वो पहुंच गए। उसके बाद यहाँ राजनीति करने का क्या कारण था? हाथरस कांड में एक नया ट्विस्ट तब आ गया जब 104 फोन कॉल सामने आए। एसआईटी ने आरोपी संदीप सिंह के कॉल डिटेल्स खंगालनी शुरू की तो पता चला कि पिछले साल अक्टूबर से इस साल मार्च के बीच संदीप और पीड़िता के भाई के मोबाइल पर 104 बार बात हुई। अब जांच इस बात पर चल रही है कि वो किन लोगों के बीच बात हुई, इसका हाथरस के केस से क्या वास्ता है। हाथरस की निर्भया के मामले ने पूरे देश को हिला दिया था। इस मामले की जांच तेज हुई तो एक से बढ़कर एक खुलासे होने लगे। उसमें एक बड़ा खुलासा हुआ आरोपी की कॉल डिटेल से। उसमें एसआईटी को बेहद चौंकाने वाली जानकारी मिली है। हाथरस कांड के जिस संदीप को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उसके फोन डिटेल में पीड़िता के भाई का नंबर मिला है। आज तक को ये खबर मिली है कि आरोपी और पीड़िता के भाई के नंबर पर लगातार 5 महीने तक बातचीत हुई थी। बातचीत का सिलसिला 13 अक्टूबर 2019 से 20 मार्च 2020 तक चला। लेकिन पीड़िता के भाई का कहना है कि ये कॉल डिटेल भी उनके खिलाफ एक साजिश है। घर का फोन है, वो घर का फोन है, करीब 18-20 साल पुराना नंबर है वो हमारा। पर जो बात बता रहे हैं कि आपके बात होती रहती है, ये भी गलत बात है बिल्कुल। जो नंबर है वो तो हमारा है, ये तो हम कह रहे हैं। जो आप बता रहे हैं कि प्रेम संग है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठा आरोप है, ये झूठा आरोप। लेकिन जांच होगी तो तमाम चीजें हैं, जांच चल रही है, आप पर सवाल भी उठ रहे हैं, तो आपको लगता है क्या कि उसको लेकर के आपको भी जवाब देना पड़ेगा? हाँ, जवाब तैयार है, जवाब तो हम देंगे, जो भी हमें पता है, जितना हम सब कुछ बताएंगे आपको, बता ही रहे हैं हम लोग आपको सच, जो भी सच है।
इन फोन रिकॉर्ड ने एसआईटी को चौंका दिया है। इसी खुलासे का पीछा करती हुई जब जांच टीम और गहराई में उतरी तो नए नए ट्विस्ट आने लगे। जिस नंबर पर आरोपी संदीप से बात हुई थी वो पीड़िता के भाई के नाम पर है, लेकिन उसका इस्तेमाल पीड़िता की भाभी करती थी। यूपी पुलिस के मुताबिक पीड़िता के भाई के मोबाइल फोन से आरोपी संदीप के मोबाइल पर 62 बार कॉल की गई और संदीप के मोबाइल से पीड़िता के भाई के नंबर पर 42 बार कॉल आई, यानी दोनों फोन के बीच कुल 104 बार बातचीत हुई। ज्यादा कॉल के वक्त दोनों नंबर की लोकेशन चंदपा थाना क्षेत्र की थी। इस कॉल डिटेल से लगता है कि आरोपी संदीप और पीड़िता के परिवार के बीच जान पहचान थी। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि पीड़िता के परिवार में कौन बात करता था, लेकिन पीड़िता के भाई का कहना है कि उसकी बहन तो फोन का इस्तेमाल ही नहीं करती थी। तो उस पर क्या बात हो रही होगी, क्या था, कौन कर रहा था, क्या था, आप कर रहे थे? इतने में मैं तो क्यों करूंगा उससे, मैं क्यों करूंगा, वो कौन लगता है हमारा सब करूंगा मैं उससे। ये हमारे को जात का नहीं है, बात का नहीं, ये बता हम क्यों करेंगे उससे। हमारा कोई उससे कोई पहले से कोई वो है नहीं, रिलेटिव तो है नहीं हमारा जो उससे बात करेंगे। लेकिन ये तो कॉल डिटेल है ना, तो उसमें तो कहीं सच्चाई है, तभी तो वो आ रहा है सब कुछ निकल के। कॉल जो रिकॉर्डिंग हो, अगर रिकॉर्डिंग हो तो वो सुना भी सकते हैं, उससे हमें पता पड़ेगा हाँ की बात पर। हमारी जो बात है वो हमसे बात उसकी हुई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हुई है। लेकिन संदीप ही नहीं, बाकी आरोपियों की कॉल डिटेल भी खंगाली गई है। ये पता लगाया गया है कि वारदात के वक्त आरोपियों की लोकेशन क्या थी। आरोपियों का परिवार लगातार ये दावा कर रहा है कि वारदात के वक्त वो वहां नहीं थे। जो जांच कराने वो करा लें, वो हम तो सबके लिए तैयार हैं। नार को कराएंगे, नार को करा लें, सीबीआई कराएं, सीबीआई करा लें, जांच और कोई हो तो बढ़ के वह कराएंगे, वह कराएं। पीड़िता के भाई और आरोपी के मोबाइल नंबर पर 5 महीने में 104 बार बातचीत हुई। इससे ये साफ है कि हर महीने औसतन 5 बार बातचीत हुई। अब सवाल यही है कि आरोपी किससे जुड़ा था। अक्टूबर 2019 से लेके मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फिर 6 महीने में 104 कॉल। गांव में संवाद नहीं होता था, लेकिन किसी की मनसा क्या है, किसी के अंदर कितना छल छिपा है, ये कौन जानता है। लोग तो पीठ में खंजर जो है अपना बन के घोप। अब इंतजार है इंसाफ का, और इसमें एसआईटी की जांच से इंसाफ के रास्ते आगे खुलेंगे। मौसमी सिंह के साथ कुमार कुणाल, हाथरस, आज तक। हाथरस की पीड़िता को योगी सरकार ने 25 लाख रुपए दिए। उसके परिवार को एक नौकरी और एक घर देने का वादा भी किया। लेकिन उसी हाथरस कांड में दंगे की साजिश वाली चिंगारी सुलगाने की कोशिश भी शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश की सरकार ये जानकर दंग है कि इंसाफ के नाम पर दंगा भड़काने की इंटरनेशनल साजिश रची गई और इसके लिए जुटाए गए 100 करोड़ रुपए। दंगे प्रसाद कराने के लिए किया गया है। सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे। हाथरस की पीड़ित बेटी को इंसाफ दिलाने के नाम पर कितनी बड़ी साजिश रची गई, कैसे हाथरस के बहाने पूरे उत्तर प्रदेश को जलाने की साजिश की गई और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपराधिक ताना बाना बुना गया था, इन सब का पर्दाफाश हुआ है। गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे। कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करेंगे। उत्तर प्रदेश में दंगे की स्क्रिप्टिंग किसने की, कैसे दूर देश में बैठकर साजिश रची गई, इसका सारा कच्चा चिट्ठा आज तक के पास। हाथरस से करीब 5800 किलोमीटर दूर मॉरिशस में बैठकर साजिश रची गई। समूचे यूपी को जातीय दंगों की आग में झोंकने के लिए 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग जुटाई गई थी, लेकिन खुफिया एजेंसियों को पहले ही इसकी भनक लग गई। आज तक कुछ स्तरीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने जब दंगे की फंडिंग का पन्ना खंगालना शुरू किया तो पता चला कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को मॉरिशस से 50 करोड़ की फंडिंग हुई। ये पैसे किसने भेजे, कैसे भेजे, इन सवालों का जवाब तलाशा जा रहा है। यानी 100 करोड़ की फंडिंग में 50 करोड़ तो मॉरिशस के रास्ते आया, जो